बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम अस्थमा के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी टाइप्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। पहले मैं वाइट बोर्ड पर डिस्कस करता हूँ, फिर हम बुक से आएंगे तो फिर आपको यूँ चुटकियों में याद होगा। बताऊँगा इसकी टाइप में किस किस तरह याद रखनी है, ठीक है। स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है वो सारे का सारा आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैंने थोड़ा सा ना जो पॉइंटर के अंदर इंक भी भर लिया, तो स्पेशल थैंक्स टू मी, आई वाना थैंक्स। अस्थमा में क्या होता है बेसिकली एपिसोड्स ऑफ इंटरमिटेंट डिस्निया होगा, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ इंटरमिटेंट डिस्निया, ठीक है। अब कभी कभार जो है ना वो ये होता है, मतलब इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि कभी हो गया कभी ना हुआ डिस्निया, ठीक है। कभी ठीक हो जाता है, कभी पेशेंट, और कभी उसको बहुत सवेर हो जाता है। अलॉन्ग विद जब भी MCQs के अंदर वीजिंग आए ना, सीटी की आवाज़ आए, ठीक है, वीजिंग साउंड प्लस ब्रेथलेसनेस, तो सीधे का सीधा जो है ना वो दमे का जो है ना वो केस होता है, ठीक है। अब ये नंबर सेकंड बात पे, ये सीजनल रिलेटेड भी होता है। कुछ ख़ास सीजन्स के अंदर अस्थमा के पेशेंट को बहुत सेवेरिटी हो जाती है, जिस तरह के अमूमन ना मार्च अप्रैल का महीना हो गया, या ठंड वाले थोड़े से महीने के अंदर ना, ख़ास मौसम के अंदर ये दमा इनका सवेर हो जाता है। होता क्या है ये बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा आपको अब एक्सप्लेन कर दूँ। ये जनाबे वाला हमारे पास है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। अब मतलब कोई पुराना चल रहा है डिसऑर्डर विद द इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विद ईओसिनोफिल। हमने ब्रोंकाइटिस के अंदर ईओसिनोफिल का नाम नहीं लिया था, जबकि एस्थमा के अंदर ईओसिनोफिल्स आएंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जहाँ भी होगी, ठीक है, अलॉन्ग विद IgE, क्योंकि ये एलर्जिक मीडिएटेड है ना एस्थमा, तो ये IgE मीडिएटेड होगा। नेक्स्ट बात पे अगर तो हमें पता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर ज़ाहिर बात है जब शुरू शुरू में होगा ना पहली दफ़ा, तो वहाँ पे एक्यूट की केस के अंदर आपको अमूमन न्यूट्रोफिल अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स जो है ना वो दिखते हैं, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, सही है, प्लस IgM और IgG जो है ना वो मीडिएटेड चीज़ें आपको सारी की सारी दिखेंगी। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर अस्थमा की। पैथोजेनेसिस इसकी आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ना इसको गौर से देखना। देखो नंबर 1 पे ये हमने कहा कि एलर्जिक रिएक्शन है, तो ये IgE मीडिएटेड जो होता है ना उसको आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास टाइप 1 जो होता है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप बनेंगे टाइप 1, 2, 3 और 4, जो टाइप 1 होती है वो IgE मीडिएटेड होती है, तो वो एस्थमा टाइप 1 के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एलर्जिक जो है ना वो पोलन इसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। आप बताएंगे एलर्जिक पोलन से उनको मरीज़ को एलर्जी होती है। हेल्पर, जब पोलन आता है तो इसके अंदर जो है ना हेल्पर T सेल्स, ठीक है, वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके अंदर फिर हेल्पर T सेल के बाद जो है ना इंटरल्यूकन 4, 5 और 13, ये 3 बुक के अंदर नाम लिखे हुए हैं, इंटरल्यूकन 4, 5 और 13, ये नहीं भूलने आपने, ठीक। अब हेल्पर T सेल्स की वजह से जो है ना इंटरल्यूकन 4 जो है ना, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेल्पर T सेल, इनके अंदर इंटरल्यूकन 4, इंटरल्यूकन 13 और हमारे पास है इंटरल्यूकन 5। इनका रोल देख लिया आप थोड़ा सा। इंटरल्यूकन 4 और 13 जो है ना ये हमारे पास होंगे IgE मीडिएट। इनका काम IgE जो है ना इनकी एक्टिवेशन करवा देना है, इनकी रिलीज़ करवाना जो भी है। जबकि जो सिर्फ जो 13 वाला है ना इंटरल्यूकन 13, इसका क्या काम है, इसका काम ओनली म्यूकस जो है ना, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन करवा देना है। जबकि रह गया एंड पे बदनामे ज़माना इंटरल्यूकन 5, तो इसने क्या करवाना है, ईओसिनोफिल्स, इसकी जो है ना वो प्रोडक्शन करवा देना है। मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह अब आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। इंटरल्यूकन 4 और जो 13 है इसका काम क्या है, IgE मीडिएटेड। फिर इंटरल्यूकन 13 अकेला क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन। फिर 5 जो है ना वो ईओसिनोफिल की प्रोडक्शन करवा देगा।
अब हमारे पास जो है ना इसकी अमूमन टाइप्स जो होती है ना वो एटोपिक और नॉन एटोपिक होती हैं। टोटल 4 टाइप्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले ना हॉल मार्क्स देख लें, फिर हम जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। ये बिल्कुल ईजी से टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अभी देखें, आपको छुट्टियों में याद हो जाता। देखो, अगर हॉल मार्क्स की बात करें ना इज़्दमा की, तो यहाँ पे एक तो ये हॉल मार्क्स की हेडिंग दे देती हैं। एक हमारे पास ये है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर, ठीक है। मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, लेकिन वो बाद में जब उसका असर ख़त्म होता है इंटरल्यूकन्स वगैरह का, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर आता है अस्थमा को। क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और प्लस IgE मीडिएटेड है। नंबर 3 पे आपको स्मूथ मसल जो है ना वो उसकी हाइपरट्रॉफी नज़र आती है, जिसकी वजह से ही एयरवे ब्लॉकेज होता है ना। तो आपने एग्जामिनर को लाजमी बताना है ये स्मूथ हॉल मार्क्स के अंदर ये 4 चीज़ें, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। जब बार बार जो है ना वो स्टिमुलेट किया जाएगा एलर्जन की वजह से, तो मसल एक वक्त आएगा कि वो फूल जाएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी अब, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है ना वो इंक्रीज्ड मास सक्रीशन, ज़ाहिर बात है जब स्मूथ के साथ उसके ग्लैंड जो है उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, तो मास सक्रीशन जो है ना उसकी, ठीक है, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। फ़र्स्ट एक्सपोजर के ऊपर क्या होता है और फिर सेकंड एक्सपोजर के ऊपर क्या होता है। देखो, जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना किसी पेशेंट का, तो उसके जो है ना वो हेल्पर टी सेल जो है ना वो रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकन, ठीक है। हेल्पर टी सेल ने इंटरल्यूकन को रिलीज़ किया, फिर इंटरल्यूकन ने क्या किया, IgE की प्रोडक्शन करवाई, जिसने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाना है, इओसिनोफिल, और नंबर 3 पे हमारे पास म्यूकस। इन 3 चीज़ों की जो है इसने प्रोडक्शन करवा देनी है। अब ये जो IgE है ये किसके साथ जाके लगेगा, आपको पता है ये मास्ट सेल के साथ अटैच होता है ताकि एलर्जिक रिएक्शन को, अच्छा, अब मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट एक्सपोजर होगा ना इस IgE और मास्ट सेल, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है ये मास्ट सेल हमारे पास सारे का सारा, इसके साथ IG लिखा हुआ है। अब जब सेकेंड एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो ये ऑलरेडी रेडी पड़े हुए हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाने के लिए। इसी वजह से तो ये फिर क्रोनिक के अंदर जा रहा है, सही है। अब मैं बताता हूँ कि जब ये सेकंड एक्सपोजर होता है तो IgE मीडिएटेड मास सेल के साथ जब अटैच होती है ना, यहाँ तक हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ किसी पेज पे लिख लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल ईजी सी कहानी। ये जो है ना IgE मीडिएटेड, ठीक है, ये मास्ट सेल के साथ जो है ना वो अटैच्ड है, ठीक है। तो इन्होंने एक्टिवेट क्या करना है, जब ये एक्टिवेट सेकंड एक्सपोजर पे ये एक्टिवेट हो गया ना, ये जो कम्प्लेक्स बना हुआ था ये एक्टिवेट होगा, तो हमारे पास ल्यूकोट्राइन जो है ना वो रिलीज़ होगा, रिलीज़, ठीक है। ल्यूकोट्राइन अब हमारे पास C4 होता है, D4 होता है, E4 होता है, अलॉन्ग विद हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये चीज़ें ही रिलीज़ होती है ना, ठीक है। आपको वो लाइफ साइकिल याद होगा सारे का सारा। अब ये 3 काम करने हैं इन्होंने, ल्यूकोट्राइन, D4, C4, E4 और प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन कौन से 3 काम मेक श्योर करवाने हैं लंग्स के अंदर। एक तो हमारे मतलब एयरवे के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो ब्रोंकाई हैं आपकी उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देना है। फिर नंबर सेकंड पे वेजो डायलेशन, मतलब यहाँ पे जो रेड रेड कलर की वेसल्स पड़ी हुई हैं ना उनको फुला देना है, ठीक है। मेन एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वेसल्स फूल गई। नंबर 3 पे हमारे पास क्या करवाना है, म्यूकस प्रोडक्शन जो है ना उसको इन्हांस करवा देना है, म्यूकस प्रोडक्शन जो है ना उसको इन्हांस। ये 3 काम करवाने हैं ल्यूकोट्राइन, D4, C4, E4 और प्रोस्टाग्लैंडिन ने, ठीक है। अब जब ये सारे काम होंगे, जब पेशेंट को सवेयर कफ आना शुरू हो जाएगी, उसको शदीद खांसी आएगी, फिर जब खांस करेगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई तो साथ में उसके वीजिंग की आवाज़ भी आएगी। मैकेनिज्म समझ आ गया ना। अब ये जो हमारे पास है ना IgE मीडिएटेड मास सेल अटैचमेंट है ना, इसके हमारे पास कितने फेजेज़ हैं टोटल, वो कह रहा है कि हमारे पास 3 मेन फेजेज़ हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास होता है एक्यूट फेज़, नंबर 2 पे हमारे पास होता है लेटर फेज़,
बुक के अंदर सारे लिखा हुआ है। और फिर नंबर 3 पे हमारे पास होता है एयरवे रीमॉडलिंग, ठीक है। अब ख़त्म हो गया तो वो एयरवे दोबारा अपनी नॉर्मल शक्ल में आएगा, तो एयरवे रीमॉडलिंग हमारे पास होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब एक्यूट फेज़ के अंदर अमूमन जो है ना वो यही 3 काम होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेज़ोडाइलेशन, म्यूकस प्रोडक्शन। जबकि